देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र इस समय परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कलेक्शन प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसमें से आपको सब्जेक्ट के सारे वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब इस समय आपको अनसोल्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें से साइंस का अनसोल्ड आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका हाई स्कूल के लिए, और मैथ का अनसोल्ड, और इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों अनसोल्ड आपको मिलेंगे। परीक्षाओं के पहले पहले आपको सारी अनसोल्डों की तैयारी पूरी तरह करवा दी जाएगी। इस समय हमारे इस चैनल के माध्यम से 2020 का पूरा अनसोल्ड, 2019 पूरी तरह, 2017, 18 और 16 का चल रहा है आपका। तो इसमें भी आपके 3-4 सेट बचे हैं, ये भी आज कल में आपके पूरे हो जाएंगे। तो सभी बच्चे फटाफट सारे वीडियो देखकर अच्छी से अच्छी तैयारी करें। देखिए इसमें क्या कहता है, इस प्रश्न में कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है, तो आपको भी पता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपके ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, एक का गा नंबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर होता है। तो विकल्प नंबर 1 इसमें भी सही हो जाएगा। अगला कहता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये आपका हम लोग पिछले सवालों में हल कर चुके हैं। ये आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। तो मानव नेत्र के निकट रखी वह वस्तु, जहाँ रखी वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देख सके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। अगला है अवतल दर्पण से के 2 उपयोग बताने हैं आपको। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आँख, नाक, कान के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सैलून वाले, ब्यूटी पार्लर वाले आपके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁴ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो एन का मान देखिए इसमें 10⁸ है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। टी का मान 10⁻⁻⁴ सेकेंड है। आई का मान, आई बराबर होता है Q/T। ठीक है, तो क्यू की जगह आप लिख देंगे NE, क्योंकि क्यू बराबर NE होता है। टी की जगह टी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर हमने एन का मान रखा, यहाँ पर हमने ई का मान रखा, और यहाँ पर हमने टी समय का मान रखा। तो हमारा हल होने के बाद आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁷। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ पर ए का मान दिया गया है 60 अंश, ये आपका प्रिज्म कोण है। ये आपका sin 49 अल्पतम विचलन दिया गया है। नहीं, sin 49 का मान दिया, अल्पतम विचलन नहीं दिया गया, डेल्टा एम होता है, इसको डेल एम भी बोलते हैं। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगा है n = sin a + डेल एम अपॉन 2 अपॉन sin a/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो n का मान 1.5 है। यहाँ पर 60 हो गया a का मान, डेल m का मान निकालना है, /2 है, नीचे 60/2। इसको हल करेंगे तो साइन 60/2 का मतलब sin 30 का मान होता है 1/2। तो ये आपका 1/2 आ गया है। हमने 3 गुणा किया, इसे आप लोग कैंची गुणा भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर 1.5 में 2 का भाग देंगे तो 0.75 बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये मान आपका दिया गया 0.75 किसके बराबर होता है, साइन 49 के। तो हमने साइन 49 लिख दिया और इसके बाद में हमारी ये संख्या लिखी हुई है, तो जो कहते हमने फिर उतार दिए। ठीक है, अब साइन से साइन कटा तो क्या बचा, यहाँ बचा था 49 और यहाँ बचा 60 प्लस डेल एम बटे 2। तो 60 49 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। वहाँ बचेगा 60 प्लस डेल एम। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो डेल एम का मान निकल के आएगा आपका 98 माइनस 60 बराबर 38 आपका निकल के आएगा। ये आपका अल्पतम विचलन कोण का मान होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि परिपथ से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो मैं बता दूं आपको, श्रेणी क्रम में आपको हमेशा अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो श्रेणी क्रम में आप सभी को लगा दीजिए तो आपको अधिकतम मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अधिकतम प्रतिरोध आपको प्राप्त हो जाएगा 48 ओम। लेकिन आप इन्हीं चारों को आप अगर समांतर क्रम में लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए मात्र 2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा अधिकतम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में लगाना होगा और दूसरे में न्यूनतम प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में लगाना होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। तो पहले तो हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों आपके समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में हमने हल किया तो ये हमारा कितना आ गया, 3 ओम आ गया। और कोई प्रतिरोध हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक दिया गया है स्मॉल आर, जिसका मान हमें निकालना है। टर्मिनल वोल्टता निकाल के देखिए, जिसे हम लोग V बराबर आई आर होता है और I का मान 0.5 है और R का मान 3 है। ठीक है, दिया गया है आपका इसमें देखिए धारा का मान 0.5 दिया गया है और R का मान हमने यहाँ पर निकाला था 3 ओम। तो ये हमारा हमने रख के गुणा किया तो हमारा 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे विद्युत वोल्टता निकालेंगे। इसका एक सूत्र और भी होता है हमारा, विद्युत वाहक बल माइनस आई आर। तो V बराबर E माइनस आई आर होता है। तो यहाँ पर V का मान कितना 1.5 आया, E का मान विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट दिया गया है आपका, देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर दिया गया है, ये आपका 2 वोल्ट दिया गया है। इसके बाद में आपने I का मान 0.5 निकाला है, R का मान हमारा निकालने के लिए रखा है। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो हमारा R निकल कर आएगा 1 ओम का। ठीक है, सभी छात्रों से एक अनुरोध है, सभी छात्र जितने भी नए छात्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी छात्र इस वीडियो की लिंक को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ NCERT बेस्ड नहीं बल्कि आपको इसके ऊपर भी मतलब टेट, सीटेट, सुपर टेट, इसकी भी क्लासें आपको आगे चल के मिलेंगी। तो यदि आपने हमारा नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है तो आपको हमेशा हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके शिक्षा से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलती रहेंगी और कहीं ना कहीं हमारा आपसे संपर्क भी बना रहेगा। तो सभी नए छात्र सब्सक्राइब कर दें, पुराने छात्र कम से कम 4 से 5 दोस्तों को अपने लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का सिर्फ एक मकसद है कि मैक्सिमम बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें और अधिक से अधिक बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये कहता है एक तार के सिरों पर विभव अंतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना करनी है। देखिए टी का मान कितना है 20 सेकेंड है, डब्लू का मान कितना है 15 जूल है। तो एक सूत्र होता है V बराबर डब्लू बटे क्यू। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आपको Q बराबर हो जाएगा डब्लू बटे V। तो डब्लू का मान देखिए कितना है 15 है। पहले यहाँ पर हमने 15 लिखा और यहाँ पर भी हमने कितना लिखा 1.5 लिखा। फिर यहाँ से दशमलव हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये हमने जब भाग दिया 15 का भाग 150 में देंगे। यहाँ पर आपका दशमलव हटा नहीं है, हम हटा देते हैं, ये हट गया। ठीक है, 15 से 150 में भाग देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ये 10 आपका कूलाम आवेश का निकल आया है। ठीक है, अब I बराबर होता है Q बटे T। तो मान रख दीजिए सबके, तो I बराबर 10 बटे 20।
तो 0.5 एम्पियर की धारा आपकी निकल के आई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बताइए। तो पहले तो हम देख लेते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण, ये लिखा भी है आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी गतिमान आवेशित कण प्रवेश करता है तो वह उस पर आवेश, उस पर चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के वेग, आप ये भी कह सकते हैं, इसकी परिभाषा भी पढ़ के आप बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आवेश पर, कण के वेग पर तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो ये लिखा भी है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं क्यू का क्या है आपका आवेश, कण का आवेश, और कण पर लगने वाला वेग और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि कण के प्रवेश करने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो बना कोण होगा मध्य का कोण थीटा, तो साइन थीटा पर भी निर्भर करता है। अब आपने इसमें सभी में मान रख दिया, जो कुछ भी दिया गया है, क्यू का मान ये दिया गया था, वी का मान इतना दिया गया था, बी का मान इतना दिया गया था, और लंबवत प्रवेश करता है तो आपका 90 दिया गया था। आपने हल किया तो कितना निकल कर आया, 6.4 × 10⁻10 न्यूटन का बल आपका निकल के आया यहाँ से। अब इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पूछा गया था, तो ये नियम बहुत बार हो चुका है, मुझे ये पता है कि आपको याद भी होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे व पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। तब अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा बीच की उंगली धारा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के आपके बाएं हाथ का नियम है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपका इसमें से छूट गया है, लेकिन इसके पहले के सेटों में हमने इस प्रश्न को पूरी तरह बताया है, आपके पास होंगे और आपने हल भी किए होंगे। तो आप 2018 और 2017 के सेटों में इनके सारे प्रश्न आपको मिल चुके। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कई बार मिला है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी आपको बहुत बार मिले हैं, और किस प्रकार निर्भर करती है सारी चीज़ों की जानकारी आपको 2018 के सेटों में मिल जाएगी। तो उसको आप एक बार देखिएगा। इसकी हमने प्लेलिस्ट आपके वीडियो एंडिंग में दी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो के बीच में आपको आई बटन भी दिखे होंगे, उनमें क्लिक करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सभी छात्रों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा, उम्मीद है कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अब बारी आपकी है, क्योंकि मैंने आपके साथ कम से कम 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत किया। अब आपके पास 1 सेकेंड का समय है, आप कम से कम कमेंट बॉक्स में कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बेहतर मिला, या और क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है, या फिर आपकी अपनी डिमांड क्या है। ठीक है, परीक्षाओं को लेकर आपकी अपनी तरफ से क्या डिमांड है, इन चीज़ों को आप हमारे साथ शेयर करें। हमारी कोशिश रहेगी, हम आपकी हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आपकी हर प्रश्नों का जवाब दे सकें। धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये कहता है एक तार के सिरों पर विभव अंतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना करनी है। देखिए टी का मान कितना है, 20 सेकेंड है। डब्लू का मान कितना है, 15 जूल है। तो एक सूत्र होता है वी बराबर डब्लू बटे क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आपको क्यू बराबर हो जाएगा डब्लू बटे वी। तो डब्लू का मान देखिए कितना है, 15 है। पहले यहाँ पर हमने 15 लिखा, और यहाँ पर भी हमने कितना लिखा, 1.5 लिखा। फिर यहाँ से दशमलव हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये हमने जब भाग दिया, 15 का भाग 150 में देंगे। यहाँ पर आपका दशमलव हटा नहीं है, हम हटा देते हैं, ये हट गया। ठीक है, 15 से 150 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 आपका कूलाम आवेश का निकल आया है। ठीक है,
अब I बराबर होता है Q/T, तो मान रख दीजिए सबके, तो I बराबर 10/20, तो 0.5 एम्पियर की धारा आपकी निकल के आई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बताइए। तो पहले तो हम देख लेते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण, ये लिखा भी है आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी गतिमान आवेशित कण प्रवेश करता है तो वह उस पर आवेश, उस पर चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के वेग, आप ये भी कह सकते हैं, इसकी परिभाषा भी पढ़ के आप बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आवेश पर, कण के वेग पर तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो ये लिखा भी है F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं Q का क्या है आपका आवेश, कण का आवेश, और कण पर लगने वाला वेग और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि कण के प्रवेश करने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो बना कोण होगा मध्य का कोण थीटा, तो साइन थीटा पर भी निर्भर करता है। अब आपने इसमें सभी में मान रख दिया, जो कुछ भी दिया गया है, Q का मान ये दिया गया था, V का मान इतना दिया गया था, B का मान इतना दिया गया था, और लंबवत प्रवेश करता है तो आपका 90 दिया गया था। आपने हल किया तो कितना निकल कर आया, 6.4 × 10⁻10 न्यूटन का बल आपका निकल के आया यहाँ से। अब इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पूछा गया था, तो ये नियम बहुत बार हो चुका है, मुझे ये पता है कि आपको याद भी होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे व पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। तब अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा बीच की उंगली धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के आपके बाएं हाथ का नियम है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपका इसमें से छूट गया है, लेकिन इसके पहले के सेटों में हमने इस प्रश्न को पूरी तरह बताया है, आपके पास होंगे और आपने हल भी किए होंगे। तो आप 2018 और 2017 के सेटों में इनके सारे प्रश्न आपको मिल चुके। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कई बार मिला है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी आपको बहुत बार मिले हैं, और किस प्रकार निर्भर करती है सारी चीज़ों की जानकारी आपको 2018 के सेटों में मिल जाएगी। तो उसको आप एक बार देखिएगा। इसकी हमने प्लेलिस्ट आपके वीडियो एंडिंग में दी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो के बीच में आपको आई बटन भी दिखे होंगे, उनमें क्लिक करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सभी छात्रों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा, उम्मीद है कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अब बारी आपकी है, क्योंकि मैंने आपके साथ कम से कम 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत किया। अब आपके पास 1 सेकेंड का समय है, आप कम से कम कमेंट बॉक्स में कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बेहतर मिला, या और क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है, या फिर आपकी अपनी डिमांड क्या है। ठीक है, परीक्षाओं को लेकर आपकी अपनी तरफ से क्या डिमांड है, इन चीज़ों को आप हमारे साथ शेयर करें। हमारी कोशिश रहेगी, हम आपकी हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आपके हर प्रश्नों का जवाब दे सकें। धन्यवाद।